वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। अभी मैं आपको देख रहे हैं कि क्लास 10 का जो एपी यानी समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ये मेरा उसका चौथा क्वेश्चन वीडियो है। मैं दो तीन क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। हर क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट देते हुए उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए इस यूनिट 2 का जो है तो लास्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी। यूनिट 2 इस प्रकार खत्म हो जाएगी। मैंने यूनिट 1 का सिस्टमेटिक ढंग से पूरा वीडियो डाला है और यूनिट 2 का सिस्टमेटिक ढंग से पिछले पूरे वीडियो डाल चुका हूँ और ये अंतिम चैप्टर है इसका वीडियो डाल रहा हूँ। इस प्रकार यूनिट 2 के पूरे वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब बताया हूँ। एनसीईआरटी बुक्स का ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है, देख रहे होंगे। एनसीईआरटी बुक का ये स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सभी चैप्टर बहुत अच्छे से बताए गए हैं और आप उसको पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से 100% परीक्षा में मार्क्स आना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस 7th नंबर आपकी बुक का क्वेश्चन है ना, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसमें जो चैप्टर है उसका 7th नंबर है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद बताना है। 31वां whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि इसमें आपका समीकरण, दो चरों का समीकरण का कॉन्सेप्ट भी आएगा, जो मैं पीछे वीडियो बता चुका हूँ सभी, है ना। इसी यूनिट में दो चरों का समीकरण भी है, वो भी बता चुका हूँ। तो दो चरों का समीकरण यदि नहीं जाने होंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी समांतर श्रेणी कॉन्सेप्ट है कि यदि आपके पास समांतर श्रेणी यानी एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी एपी, तो समांतर श्रेणी का हमेशा प्रथम पद मालूम होना चाहिए, प्रथम पद ए और सार्वधांतर डी। समांतर श्रेणी कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी यदि ये मालूम है तो हमेशा nth टर्म किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद को हम tn से लिखते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पीछे वीडियो में डाल चुका हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है, उसको देख सकते हैं आप। पर अभी मानना है आपको कि किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद tn है, मतलब nवें पद की वैल्यू tn है। tn से मतलब है कि nवां पद, तो nवें पद की वैल्यू ये है। जैसे ये बोल रहा है कि 11वां पद 38 है, मतलब t11, 11वां पद मतलब t11 इज इक्वल टू 38, ये मतलब है। और t16 16वां पद है, ये t16 टर्म मतलब 16वां पद ये 73, ये दे रहा है। तो आपको बता रहा है कि 31st टर्म आप फाइंड 31, ये 31वां पद का वैल्यू निकालना है, ये आपको निकालना है। ये दिया है, ये दिया है और ये वैल्यू निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समीकरण में रखेंगे यदि तो ए और डी जब तक नहीं निकाले। हमने बोला किसी भी समांतर श्रेणी को पाने के लिए आपको प्रथम पद यानी ए मालूम होना चाहिए और सार्वधांतर डी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये चीज दी हुई है, ये निकालना है। तो ये निकालना है मतलब अब जरा देखिएगा फिर से, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहीं पर चलता हूं। मतलब आपको t11 दिया है तो इसमें लगाइए 11वां पद t11, 11 तक 38 है तो t11 इक्वल टू क्या होगा, n के स्थान पे 11 रखिए तो ये क्या होगा a प्लस यहाँ पर 11 रखिए n-1 यानी 11 माइनस 1। भाई n का मतलब 11 रख दिया आपने, 11वां पद, ये 11वां पद है ना, 11वां पद का मतलब n की वैल्यू 11, तो यहाँ पर t11 हो गया। t11 11वां पद a प्लस n-1 इंटू डी, तो n के स्थान पर आप 11 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10d, ठीक है। अब और t16, ये 16 है, t16 है 16वां पद, तो यहाँ पर रखिए इसी में 16वां पद t16, 16वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 16, n के स्थान 16 रखेंगे तो 15 आ जाएगी, क्योंकि 16 माइनस 1 होगा ना, n-1 16d। तो ये 11वां पद है और ये 16वां पद है। आप जरा देखिए, आप यदि ये देख लिए हैं तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मेरे ये 11वां पद की वैल्यू दे रखा है 38 यानी t11 38 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 38 रखेंगे और ये हो जाएगा a प्लस 10d, ये हो गया। और यहाँ पर हम t16 रखेंगे, t16 की वैल्यू यानी 16वें पद की मान जो है 73 दिया है, 16वें पद का मान 73 है, तो ये 73 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ ये 16वें पद का मान 73 है तो a प्लस 15d,
15D। अब ये दो समीकरण बन गए दो चरों में, ए और डी। अभी हम पीछे जो दो चरों वाला समीकरण पढ़े उनमें आमतौर पर एक्स वाई पी क्यू होता था, यहाँ पर वो दो चर राशियां ए और डी हैं, यानी ए और डी का मान निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे वो चैप्टर आप पढ़िए, फटाफट निकाल लेंगे। हम इसको इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 73 में 38 निकल जाएगा तो 35 आ जाएगा। 73 में 38 निकाल देंगे तो 35 आ जाएगा। और ये 15D में 10D निकाल देंगे तो 5D आ जाएगा। और इस प्रकार D = 7 आ जाएगा। ये समझते होंगे सब बच्चे। जो भी बच्चा हमारा दो चरों वाले समीकरण कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो 1 सेकंड में ऐसे निकाल लेगा। तो ये 35 = 5D आ गया, तो 15D में 10D घट जाएगा और ये 5D हो जाएगा। अब 73 में 38 घट जाएगा, ये ऐसा घटा दिया आप। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाए हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिए हैं। तो इस प्रकार ये 73 में 1, तो इस प्रकार ये हो गया D = 7। D = जब 7 हो गया तो ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या कहता है कि 38 = A + 10D। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो 38 = A + ये रखिए यहाँ पर, ये D के स्थान पर 7, तो ये 10D के स्थान पर 7, ये 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा 10D है ना, ठीक है। तो ये D के स्थान पर 7 आपका आ रहा है, क्यों ये 35 = 5D है ना, तो 5 का यहाँ डिवीजन हो जाएगा, तो 35 में 5 का भाग लगेगा 7 आ जाएगा, D = 7। तो यहाँ पर रखेंगे 10D यानी 70 आ जाएगा, 10 × 7 70। आप यहाँ से देख सकते हैं कि A = -32 होगा। आप ये 70 को इधर घटाएंगे तो 38 में जो 70 को घटाएंगे तो -32 जाएगा। तो प्रथम पद आपको मालूम हो गया, -A हो गया, और जो ये D है कॉमन डिफरेंस है, तो ये 7 आ गया। अब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो उस समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। कैसे? अब आपको पूछ रहा है कि 31वां पद निकालिए, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालिए। तो आप 31वां पद कैसे निकाल लेंगे? देख सकते हैं कि आप 31वां पद कैसे निकाल लेंगे। आपको मालूम है कि T31 = क्या होगा, T31 = A + ये यहाँ पर रखे ना, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर ये n के स्थान पर 31 रखेंगे तो ये 31 रखेंगे तो 31वां पद आएगा। ये 31वां पद A, यहाँ 31 रखेंगे 30D हो जाएगा। ये 30D यहाँ n के स्थान पर 30 रखेंगे, 31 रखेंगे। 31वां पद बोल रहा है, यानी n के स्थान पर 31 है, तो 31 - 1 रखेंगे 38। अब यार देखिए, एक स्थान पर आपको लिख देंगे -32 लिख देंगे, एक स्थान पर कितना लिख देंगे -32, ये एक स्थान पर प्लस 30 लिखेंगे, और D के स्थान पर 7 लिख देंगे, ये D के स्थान पर 7, ये D के स्थान पर ये है ना D, ये D के स्थान पर 7 लिख देंगे तो गुणे 7 हो गया। और इस प्रकार आप एक कह सकते हैं कि -32 और प्लस 30 × 7 यानी 210। अब ये -32 को करेंगे तो -32 और 210 करेंगे तो 178 आ जाएगा आपका आंसर। तो 31वां पद जो है वो 178 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ NAP, तो वो एक 31st टर्म जो है 31वां पद जो होगा उसकी वैल्यू 178 होगी। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी ये चीज़ समझ में आ गई कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करते हुए कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इरेज करते हुए अब मैं, जिसको नहीं समझ में आएगा तो बैक करके देख लेगा, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ, ये दो चरों का समीकरण है, उसको फट से कैसे हल करना है वो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। जो बच्चे समझते हैं कर लिए होंगे फट से, और जिनको दिक्कत है तो वो दो चरों का समीकरण देके ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब बनेगा। NAP एक समांतर श्रेणी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक समांतर श्रेणी जिसमें 50 पद हैं, कुल 50 पद हैं टोटल। ऑफ हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। बहुत क्लियर है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसे बोले। इसमें 31वां पद पूछा था, इसमें 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद का मान पूछ रहा है। लेकिन इसमें बता रहा है कि ये थर्ड टर्म है T3 = क्या होगा, A + 2D होगा। कोई भी बच्चा यहाँ रख कर देख सकता है। T3 अभी समझ में आ गया होगा, यानी n के स्थान पे तीसरा, थर्ड टर्म यानी nth, ये nth टर्म है तो थर्ड टर्म यानी n के स्थान पर 3 रखना है, T3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा। और फिर जब ये T3 आ गया तो ये T3 की वैल्यू हो गई। अब ये बोल रहा है कि एंड 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद है, उसमें कितने 50 टर्म है, कुल 50 टर्म है, तो यही 50 टर्म जो है तो लास्ट पद है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, वो बात और है, पर है किसमें कितना पद, इसमें लास्ट टर्म कौन होगा 50, तो T50 = A + 49D। ये
लास्ट पद है ना, कुल मिलाकर बोल रहा है कि लास्ट इसमें पद की कीमत 106 है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका मान 106 है और इसका मान कितना है, तीसरे पद का मान 12 है, तो ये 12 है। तो फिर सॉरी ये 12 है, ये 12 है। तो फिर से ये दो समीकरण बना कैसा कि 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d और ये 50वां पद का मान, लास्ट टर्म बोल रहा है कि लास्ट पद का मान 106 है, लेकिन उसमें कुल 50 पद हैं तो 50वां पद लास्ट होगा, तो इसलिए T50 का मान 106 हो गया। 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। फिर से जैसा कि मैं अभी पिछला क्वेश्चन हल किया हूँ, यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और d मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो T19 का मतलब कि T29 सॉरी 29वां पद T29 इज इक्वल टू a प्लस एन के स्थान पर 29, यहाँ 29 रखेंगे तो 28d हो जाएगा, 28d। तो यहाँ पर T29 निकालना है यदि आपको 29वां पद निकालना है तो a प्लस 28d हो जाएगा। तो जब a और d की वैल्यू यहाँ से हल करके निकाल लेंगे a और d की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे तो 29वां पद मालूम हो जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो मैंने किया कर दिया आपके लिए, उससे ये बड़े आराम से हल कर लेंगे, इसमें कुछ भी दम नहीं है। एग्जैक्टली ये यहाँ पर भी वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है हल्का सा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन करने की आदत डालिए, ये कर लेंगे ये क्वेश्चन कैसे। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपीआर, ये तीसरा नहीं थर्ड टर्म ये 4 दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म T9 इज इक्वल टू -8 दिया है, ये दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया गया है रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 0, तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो सबसे पहले इसको ए और डी निकालेंगे और फिर मान लेंगे उसका आरएफ टर्म 0 है तो वहां से आर निकल जाएगी। इसके पहले वीडियो में बना चुका हूँ, इससे संबंधित इसके पहले वाला वीडियो बना चुका हूँ, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है हमसे वो, पर मैं जल्दी से अभी किए दे रहा हूँ। तो जरा देखिए ये क्या बोल रहा है कि किसी भी एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म यानी T3 थर्ड टर्म वो 4 दिया है और नाइन्थ टर्म T9 इज इक्वल टू -8 दिया है। तो आपको ये बोल रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा वो बात कहानी, लेकिन T3 इक्वल टू क्या होगा, T3 इक्वल टू कोई बताए a प्लस 2d होगा। अभी मैं बता चुका हूँ, ये फार्मूला में से आ रहा है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के स्थान पर 3 रखेंगे, तीसरा पद रखेंगे तो T3 बन जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 2d हो जाएगा। ऐसे 9वां पद T9 होगा, नाइन्थ टर्म बोल रहा है ये, तो T9 होगा a प्लस 8d ये होगा। लेकिन हमें यहाँ T3 की वैल्यू 4 दिया है, ये दे दिया है आपको 4 है, बता रहा है कि तीसरा पद 4 है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो गया और T9 -8 है, 9वां पद -8 है और a प्लस 8d हो जाएगा ये। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे तो ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, ये 8 4 12 हो गया, क्योंकि प्लस दिया जाएगा चिन्ह बदल कर हमने, तो ये 12 हो गया, चिन्ह बदल दिया तो ये कट गया और ये 2d माइनस 8d यानी -6d। ये तो आपको समझना होगा, इस समीकरण हल करना आना होगा। तो d इक्वल टू -2, -6 की तरफ भाग दे देंगे तो d इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो आपका ये जो d इक्वल टू -2 आया, ये इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, ये जो पहला समीकरण है ये इसमें रख दीजिए। तो ये 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी का मतलब 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, इधर जाएगा 4 में, ये माइनस इधर 4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सिंपल है ना, 4 है और ये a -4 होएगा, 2 इंटू -2 -4 होगा, तो -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 8 आ गया। बस ये दो चीजें मालूम हो गई। अब आपका काम हमने बोला किसी भी समांतर श्रेणी के a और d मालूम हो जाए, पूरा काम कुछ भी पूछे पूछ जाए। अभी बोला फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी 0, तो मान लो आरएथ टर्म है, आरवां पद या एनवां पद 0 है, मान लो कि एनवां पद 0 है, तो Tn इक्वल टू 0 ये बोला। तो Tn इक्वल टू 0, लेकिन Tn इक्वल टू होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसी भी समांतर श्रेणी का। तो Tn ये बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 0, तो Tn तो बोल दिया, आपने मान लिया कि वो जो 0 है वो एनवां पद है, तो Tn की वैल्यू 0 हो गई और a आपने देखा 8 और d माइनस, तो ये 8 हो गया और प्लस n तो निकालना है कौन सा पद होगा वो, और d के स्थान पर -2 रख दिया। आप जरा देखिए इसको हल कीजिए, तो ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, यही कर लीजिए। ये जो है, चलिए इसको नीचे कर दे, ये
ये जो 8 है ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 है इंटू, अब ये इंटू है तो इधर भाग हो जाएगा, तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो क्या निकला कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और इसलिए n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस एक इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू, तो पचमा पद इसका 0 आएगा, इस समांतर श्रेणी का पचमा पद 0 आएगा। ठीक है, वो चेक भी कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन मैंने पूरा हल कर दिया हर चीज। देखिए पहला पद 8 है, ये 8, फिर सार्वंतर 2 -2 है, तो -2 इसमें -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें -2 करेंगे 0। ये देखिए 0 कौन सा पद हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा पद 0 हो गया। यही पूछ रहा था आपसे कौन सा पद 0 होगा, ये लिखा सिक्स टर्म ऑफ एपी 0, तब पचमा पद 0 है। आप ऐसे ही बोल सकते थे यहाँ से देखकर कि पहला पद 8 है, फिर 2 कम करें 6 आएगा, फिर 2 सार्वंतर -2 है, नहीं 2 कम करना है, प्लस 2 तो 2 बढ़ता जाता, तो -2 कम करें 6 हुआ, फिर 2 कम करें 4, फिर 2 कम करें 2 और 2 कम करें 0, तो यहीं पर ये 0 हो जाता है ना। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि पचमा पद जो है 0 हो रहा है, ये इस तरीके से। और कॉन्सेप्ट से यदि जो कॉन्सेप्ट फार्मूला उससे लगाएंगे तो भी निकल जाएगा। जैसे आपकी इच्छा ऐसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके देख सकता है, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताए। लेकिन यदि कोई वीडियो हमारा रेगुलर फॉलो कर रहा है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा एक दूसरे के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। यदि कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा है तो इसको तो देखे पूरा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट हर वीडियो में ऑलमोस्ट पूरा दे देता हूँ। पर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट छूटा है तो पीछे कि जो मेरे वीडियो क्रम से ही पढ़े हैं, कोई ऐसा नहीं कभी यहाँ का वीडियो पढ़ा है कभी वहाँ का पढ़ा है, सभी जो है तो क्रम से वीडियो पढ़े हैं। यदि उसको देखेगा तो हर चीज़ समझ में आएगा, और पूरा चैप्टर क्रम से जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आता है, और चैप्टर पूरा इंजॉय करता है आदमी पढ़ने में, यदि कॉन्सेप्ट सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं ये वीडियो बनाया, इन क्वेश्चन संबंधित कॉन्सेप्ट दिया, इनको हल किया, इन तीनों को, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लिए हमेशा मैं अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। तब मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।